हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज की क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ध्यान रखना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भाग 4 में। तो भाग 4 याद रखना किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 36 से 51 तक। तो बात समझ आई कि भाग जो 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें समझाया गया है। पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए। किस देश से? आयरलैंड से। तो पूछा जाए आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या बताया गया है, तो ध्यान रखना कि एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है। तो डीपीएसपी कहें या राज्य के निर्देशक तत्व कहें, तो उसमें किसके बारे में बताया गया? कल्याणकारी राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे एक नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इस प्रकार के जिसे भारत और आयरलैंड के संविधान में डीपीएसपी शामिल किए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक शामिल किए गए हैं, इसी प्रकार के अगर पूछे जाए और किस देश में शामिल किए गए हैं, तो ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर इस प्रकार के डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। तो एक पॉइंट यह है कि निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा, तो ध्यान रखना कि निर्देशक तत्वों को या कहें राज्य के निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा केटी शाह। तो क्या रहेगा इसका आंसर? केटी शाह। तो अगर पूछा जाए कि केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन दिया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। अगला पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा। संविधान की अगर आत्मा पूछा जाए तो किसको कहा जाएगा? प्रस्तावना को। अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार में कौन से आर्टिकल को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, तो आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ध्यान रखना किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। तो किसने कहा? जी ऑस्टिन ने कहा है कि डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान की आत्मा बतलाया है। अगला पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भावना सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा के समान बताया है। तो किसने कहा है? टी कृष्णमाचारी ने। किसने कहा? टी कृष्णमाचारी ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भावना को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी है। तो बात समझ आई कि निम्न कथन थे वो आपको हमने बताए। इन कथनों को आप लोग अच्छे से याद रखना। अब पूछे जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 36 से 51 तक। अब आर्टिकलों को विस्तृत जानकारी आपको देंगे। अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 36 में क्या है, पूछा जाए आर्टिकल 36 में किसके बारे में बताया गया, तो हम इससे पहले आपको मूल अधिकार पढ़ाया था। आर्टिकल 12 अनुच्छेद जब 12 पढ़ाया था तो उसमें आपको हमने बताया था कि राज्य की परिभाषा, किसमें? राज्य की परिभाषा के बारे में आर्टिकल 12 या अनुच्छेद 12 में आपको समझाया था। तो उसी प्रकार अगर पूछा जाए अनुच्छेद 36 में क्या है, तो अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा को निश्चित किया गया है या निर्धारित किया गया है। तो इसी प्रकार एक और आर्टिकल है 152 भाग 6, 152 जो है भाग 6, उसमें भी राज्य की परिभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 12, आर्टिकल 152, आर्टिकल 36 याद रखना, जिसमें राज्य की परिभाषा को निर्धारित किया गया है या समझाया गया है। अब पूछा जाए अनुच्छेद 37 में क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 37 में क्या बताया गया, तो तत्वों को कहा जाए कि राज्य के निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना कि आर्टिकल जो 37 है, अनुच्छेद 37 है, उसमें बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। याद रखना। अगला पॉइंट है, अगला अनुच्छेद पूछा जाए 38, अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया, तो राज्य लोक कल्याणकारी की वृद्धि सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा।
तो आर्टिकल 38 में क्या बताया गया कि जैसे हमने अभी आपको बताया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके बारे में बताते हैं, लोक कल्याणकारी के बारे में बताते हैं। तो वही आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सकेगा। 38 समझ में आ गया। अनुच्छेद 39 में आपसे पूछा जाए तो 39 के कई खंड हैं, तो 39 के काम में आपसे पूछा जाए कि राज्य के 39 में क्या समझाया गया, राज्य के प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। तो 39 के काम में क्या बताया गया कि राज्य के प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। तो ये पूछा भी गया है, यूपीपीसीएस लोअर जो आया था 2009 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ध्यान रखना 39 का में क्या बताया गया। 39 के घा में पूछा गया क्या समझाया गया। तो 39 के घा में बताया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, समान कार्य के लिए समान की वेतन की व्यवस्था किस आर्टिकल में है, तो 39 के घा में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया, अगला अनुच्छेद है 40 जिसमें बताया गया कि ग्राम पंचायतों का गठन। तो अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया, ग्राम पंचायतों का गठन। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ग्राम पंचायतों का गठन तो आर्टिकल 40 में समझाया गया, लेकिन आप लोग ये बताएं किस भाग में बताया गया, किस भाग में बताया गया जो 73वें संविधान संशोधन 1992 में एक बार जोड़ा गया था। तो पंचायत के बारे में आप किस भाग में उल्लेख किया गया, कमेंट करके आप लोग बताएं। अनुच्छेद पूछा जाए 41, अनुच्छेद 41 में पूछा जाए क्या बताया गया, तो सार्वजनिक सहायता। तो सार्वजनिक सहायता किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 41 में। जैसे कहा गया कि मनरेगा है, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन है, ये किस आर्टिकल के तहत दी जाती है, तो आर्टिकल 41 के तहत या अनुच्छेद 41 में इनका उल्लेख किया गया है। अब पूछा जाए अनुच्छेद 42 में क्या है, तो स्त्रियों को प्रसूति सहायता दी जाती है। स्त्रियों को प्रसूति सहायता जो दी जाती है वह किस आर्टिकल के तहत दी जाती है, तो स्त्रियों को प्रसूति जो सहायता दी जाती है तो अनुच्छेद 42 में बताया गया। तो अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया कि स्त्रियों को प्रसूति सहायता देने की बात की गई है। अब पूछा जाए कि अनुच्छेद 43 में क्या है, जैसे पूछा जाए अनुच्छेद 43 में क्या है, तो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 में क्या है कि गांव में व्यक्तिगत एवं सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देना। क्या कहा गया कि गांव में व्यक्तिगत एवं सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 43 में। अब पूछा जाए अनुच्छेद 44 में क्या है, अनुच्छेद 44 में क्या है, तो ध्यान रखना नागरिक समान सिविल संहिता। तो अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिक सिविल संहिता या कहा जाए नागरिक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 याद रखना कि अनुच्छेद 45 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 45 में कहा गया है, अनुच्छेद 45 में क्या बताया गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जैसे एक बार मौलिक अधिकार में भी इसका उल्लेख किया गया, मौलिक कर्तव्यों में इसका उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 45 में बताया गया 6 से 14 वर्ष तक के अनिवार्य 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो ये डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में बताया गया। अगर आपसे पूछा है मूल अधिकार में कौन सा आर्टिकल है या कौन सा अनुच्छेद है, तो आप लोग याद रखना 21 का जो का है निजता का अधिकार या शिक्षा का अधिकार, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि लागू कब किया गया था, तो जो 21 का था उसको 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। तो जोड़ा कब गया, 2002 में, लेकिन लागू कब किया गया, 2010 में। इस बात को ध्यान रखना। तो किस किस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के बारे में निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, तो 11वां मौलिक कर्तव्य याद रखना, जिसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया, आर्टिकल 45 याद रखना, और मौलिक अधिकार का आर्टिकल 21 का में भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क सहायता देने के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। पूछा जाए अनुच्छेद 46 में क्या है, अगर पूछा जाए अनुच्छेद 46 में किसका उल्लेख किया गया, तो दुर्बल वर्ग, SC ST की शिक्षा व्यवस्था
तथा सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करने के बारे में बताया गया। तो ध्यान रखना कि एससी एसटी दुर्बल वर्ग की शिक्षा व्यवस्था या उनके शोषण की से रक्षा करने के बारे में किस आर्टिकल में समझाया गया, तो आर्टिकल 46 में। अगर आपसे पूछा जाए कि हानिकारक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, जैसे हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो किस अनुच्छेद के, तो अनुच्छेद 47 याद रखना कि अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि हानिकारक पदार्थों का सेवन पर प्रतिबंध, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी होती है कि आपके कल्याण के बारे में सोचना, आपके कल्याण के बारे में सोचना राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो इसी कारण आर्टिकल 47 के तहत हानिकारक पदार्थों का सेवन जो किया जाता है उस पर प्रतिबंध करने की बात की गई है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 47। अनुच्छेद जो 48 में बताया गया, कृषि व पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक बनाने का प्रयास। तो ध्यान रखना कि कृषि करना या पशुपालन करना, तो उसको किस तरीके से, आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसका प्रयोग किया जाए। तो ये याद रखना किसमें बताया गया, 48 में बताया गया। पूछा जाए अनुच्छेद 48 के का में क्या बात बताई गई, तो पर्यावरण के संरक्षण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना। क्या, पर्यावरण के संरक्षण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना किस आर्टिकल में है, तो 48 के काम में। अनुच्छेद पूछा जाए 49 में क्या है, तो राष्ट्रीय स्मारक, कलात्मक, ऐतिहासिक स्थानों की रक्षा करना। तो राज्य की जिम्मेदारी होती है कि जो राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, ऐतिहासिक कलात्मक स्थानों की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी होती है, राज्य की। आर्टिकल किसके अनुसार, 49 के अनुसार। अब पूछा जाए अनुच्छेद 50 में क्या है, तो अनुच्छेद 50 में बताया गया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका में पृथकीकरण। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, तो किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 ध्यान रखना, अनुच्छेद 51 में बताया गया अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा विदेश नीति। क्या बताया गया कि अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं सुरक्षा रखना और विदेश नीति को मजबूत रखना। ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 में है। ये पूछा गया था यूपीपीसीएस 2016 में, इस तरीके का क्वेश्चन आया था। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री इस समय वर्तमान में कौन है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब दीजिए कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कोई समस्या रह रही है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो वहां से आप लोग मैसेज करके इस समस्या का या डाउटों को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।